सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे 1773 से। 1773 से इंडियन पॉलिटी में 1858 तक का जो टाइम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम कहा जाता है, जिसमें कंपनी ने रूल किया। उसके बाद इंडिया पे जिन्होंने रूल किया वो 1858 से हमारे ऊपर रूल किया गया टिल 1947, 15 अगस्त 1947। और ये जो हम पे रूल किया ये खुद क्राउन ने हम पे रूल किया था, तो इसे क्राउन रूल कहा जाता है। सो विल स्टडी बोथ द फेजेस। सो हमें पहले देखना है 1773 से 1858 तक का फेज। अब सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे ईयर 1773 क्यों लिखा गया है और यहाँ पे 1858 से ही क्यों लिखा गया है? कोई? यस, वेरी गुड। क्योंकि 1773 में हम पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, और एक्ट्स के मुताबिक पहला एक्ट जो आया था कंपनी के लिए वो 1773 में आया था, और कंपनी का जो एक्ट आखिरी एक्ट आया था वो 1858 में आया था, जिससे कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया था। 1858 से अगर हम बात करें तो क्राउन रूल शुरू हुआ था इस एक्ट से, इसलिए हम 1858 से आखिरी एक्ट जो क्राउन के लिए बना वो 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना। इसलिए हम ये जो टाइम है इसको इस तरह से याद रखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सो अब मैं आगे बढ़ता हूं विद द वेरी फर्स्ट एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जितनी चीजें मैं यहां पे बताऊंगा वो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी, और आज का आपको टाइम दिया जाएगा पूरा कि आप इन चीजों को अच्छे से याद करो, और कल आपको जो टेस्ट दी जाएगी, आज का होने का कल आपको टेस्ट दी जाएगी, क्योंकि आपको एक दिन दिया जाएगा पूरा पढ़ने के लिए, और वो टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, है ना। तो ये आपका काम है। सो आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज जो मैं अभी बोलूंगा वो अच्छे से सुनिएगा। आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए, आपके कानों में सिर्फ मेरी आवाज होगी। अभी आंखों के सामने सिर्फ आपको स्क्रीन दिख रही है, और आपका पूरा ध्यान यहाँ है, माइंड में सेकंड थॉट कोई भी नहीं है, क्योंकि याद रखने वाला टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्राउन रूल की, कंपनी रूल की, जो कि 1773 से शुरू हुआ। 1773 में पहला एक्ट आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस एक्ट को रेगुलेटिंग कहा जा रहा है क्योंकि कुछ रेगुलेशंस बनाए गए थे। अब आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि आपकी जो कंट्री है ब्रिटेन, इस ब्रिटेन नाम के कंपनी में एक कंट्री में एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बहुत ही एक बड़ी कंपनी है, जो ब्रिटेन के बाहर जाके इंडिया में जाके ट्रेडिंग कर रही है। अब ये कंपनी के लिए कुछ रूल्स तो होने चाहिए भाई। अब ये कंपनी, ब्रिटिश को ये भी दिख रहा है कि ये कंपनी एक वॉर भी लड़ चुकी है 1757 में, ये जीत चुकी है, इसकी कुछ इंडिया में पोजीशन बनने वाली है। 1764 में तो पोजीशन बन भी गई, क्योंकि 1764 के बाद 1765 में इसको दीवानी राइट्स मिल गए, यानी कंट्री में एक जगह पे तो भी कुछ रूल कर पा रही थी, वो रूल रेवेन्यू के लिए क्यों ना हो। यानी आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी अगर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई इसी देश में, तो ये ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा खतरा, कैन become a big danger for a British government. That's why certain regulations should be there, certain regulations should be there on that company, जिसके अकॉर्डिंग वो चलेगी। सो ब्रिटेन में ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो आई थी इंडिया में, इसके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, और वो रेगुलेशंस जो बने वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया में आए। उस एक्ट को कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बात आपको ये बता दूं, दिस एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश के 1773 तक तीन जगह पे इनके, अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे ये लोग थे, अगर हम कहेंगे तो तीन प्रेसिडेंसीज थी। एक थी बॉम्बे, याद रखिएगा अच्छे से, एक थी बॉम्बे, एक थी मद्रास और एक थी बंगाल। अब ये तीन जगह पे ये कंपनी जो है ये इनके अंडर तीन प्रेसिडेंसीज थी, ऐसा समझ लीजिए। अब ये तीनों जगह पे कंपनी ने गवर्नर रखा था, गवर्नर गवर्नर गवर्नर। अब ब्रिटिश ने बोला कि अब आप खुद गवर्न कर रहे हैं तो इन सभी गवर्नर्स का कोई हेड होना चाहिए। अब देखिए ये पूरे गवर्नर है, जैसे आज इंडिया में गवर्नर जो होते हैं हर एक स्टेट के, उनके हेड को क्या कहा जाता है, उन सबका हेड कौन होगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी गुड। तो आज प्रेसिडेंट है, उसी तरह से उस टाइम पे ब्रिटिश ने ये जो पोस्ट थी इन सबके हेड का, उसका नाम गवर्नर जनरल रखा था। अब गवर्नर जनरल कहां बैठेगा? तो गवर्नर जनरल इन तीन स्टेट्स, जो तीन प्रेसिडेंसीज है, वहां से बंगाल में बैठेगा। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास जो है, ये दोनों भी गवर्नर जनरल यहाँ के दोनों की जगह के गवर्नर्स दे केम अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी इन दोनों का हेड बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाकी मद्रास में भी गवर्नर, बॉम्बे में भी गवर्नर, और बंगाल में गवर्नर जनरल, क्योंकि रूल जो करते थे ब्रिटिश वो बंगाल से करते थे पहले, जब तक दिल्ली दरबार नहीं आया। 1911 1911 की बात है कि दिल्ली दरबार बुलाया था, तब ब्रिटिश ने अपना कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट किया था। उसके पहले कैलकाटा या बंगाल से ही रूल करते थे ये लोग।
सो इनके लिए सब कुछ बंगाल था, इसीलिए गवर्नर जनरल जो था ये भी बंगाल में बैठता था। जैसे आज प्रेसिडेंट जो है ये राष्ट्रपति वो दिल्ली में होते क्योंकि कैपिटल, सिंपल, इज सिंपल एज दैट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने वो वॉरेन हेस्टिंग बने। अच्छे से याद रखना है ये पॉइंट को, आपको स्टार मार्क करके अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग होने के साथ साथ आपको एक ये भी बता दूं कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे इनके पास 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेटिव। अच्छे से पहले डिफरेंस पता कर लीजिएगा, आगे हमें इन चीज़ों में ही खेलना है। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग होता है जो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, लॉ बनाता नहीं है, लॉ को एग्जीक्यूट करना है। लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ मेकिंग का काम करता है, जो लॉ बनाता है। अब आप देख रहे हैं लॉ जो है यहाँ पे बनाए नहीं जा रहे, लॉ बन के डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट से आ रहे हैं इंडिया में, है ना। तो यहाँ पे इनका काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना। इसीलिए एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नर जनरल को अकेला तो कर नहीं सकता, इसीलिए उसको 4 मेंबर्स दिए गए उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिनके चलते वो कंट्री में जो लॉज ब्रिटिश भेज रहे उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ला लिए गए। ये भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दी है। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आज न्यू दिल्ली में है, बट मैं आपको ये बता दूं उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट बनाने का यहाँ पे इस प्रोविजन रखा गया था इस एक्ट में, वो कैलकाटा में बनाने का रखा था। और लगभग ये एक्ट आने के कुछ महीने बाद या 1 साल के आसपास के टाइम बाद एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, जो कि बंगाल में कैलकाटा नाम की जगह पे बना। अब ये होने के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है ये अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बता सकते तो भी कोई बात नहीं। 34 वेरी गुड, 34 जजेस है। तो आप लोगों को बोलते रहना है जब मैं पूछो तो उसी से आप लोग एक्टिव लगोगे क्लास में, आपको एक्टिव बन के रहना है। सो 34 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में कैलकाटा आज जो दिल्ली में है। बट उस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो उस टाइम पे 1+3 जजेस हुआ करते थे। जिन लोगों को प्रेजेंटली नहीं पता कितने जजेस है उनको डरना नहीं है, क्योंकि हम आगे सुप्रीम कोर्ट टॉपिक को भी कवर करने वाले और हम अपडेटेड ही लेक्चर्स ले रहे हैं। तो पूरे जो अब तक पॉलिटी हमारी अपडेटेड है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाया गया जिसमें 1+3 जजेस थी और कोई प्राइवेट ट्रेड कंपनी के जो भी लोग हैं उनको करने नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया था। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये बताया गया था कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते यानी क्या, देखिए अब फॉर एग्जांपल एक शिप आ रही है, ये शिप जो आ रही थी फॉर एग्जांपल ये ब्रिटेन से आ रही है और इंडिया तक आ रही है ये शिप। अब ये शिप वापस जाएगी लोड करके फिर से ब्रिटेन में जाके व्यापार करेगी। तो ये शिप क्या करेगी, ब्रिटेन से कुछ चीज़ें लेके आएगी, इंडिया में सेल करेगी, इंडिया से कुछ चीज़ें लेगी, ब्रिटेन में जाके सेल करेगी। अब ये शिप का ये काम था। तो यहाँ में क्या करते थे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो भी ऑफिसर्स है वो क्या करते थे कि वो इस शिप में अपनी भी कुछ चीज़ें डाल देते थे और उसको भी बेचते थे। इस कारण ये लोग अपना प्रॉफिट बनाने के पीछे भाग रहे थे, जबकि इनका काम था कि कंट्री को गवर्न करना। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया कि आप लोग प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। जैसा आज जो गवर्नमेंट में जॉब करता है वो प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, ये नियम है, वैसे ही तब एक रूल बनाया गया था कि ये कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। और ये प्रेजेंट या ब्राइब जो है, हाँ आज जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम कहते हैं ना वैसा ही है, वो कंसेप्ट है। बट वो कंसेप्ट का नाम उन्होंने यहाँ नहीं दिया था, है ना। तो इट इज़ जस्ट लाइक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा है। यस ये है। अब आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने तो कहा था कि प्राइवेट ट्रेड नहीं करना, दूसरी बात ये भी कही थी कि गिफ्ट नहीं लेना। जो भी नेटिव लोग होते हैं उनसे आप गिफ्ट भी नहीं लेना या फिर उन लोगों से आप ब्राइब भी नहीं लेना। ये तो बहुत जनरल सी बात है भाई कि ब्राइब नहीं लेना, ये कोई बताने वाली बात भी नहीं है। ब्राइब तो लेना अलाउ कहीं भी नहीं होगा। सो ब्राइब भी नहीं ले सकते आप और गिफ्ट भी नहीं ले सकते। इंडिया के कुछ नेटिव्स यानी कुछ रूलर्स या कुछ इंडिया के लोकल बिजनेसमैन, इनसे आप नहीं ले सकते। ये भी चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था ये यहाँ पे स्ट्रेंथन कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने क्या लिखा था पता है यहाँ इस एक्ट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनको देखिए इनका कंट्रोल कैसे बनाया कंपनी पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद ये डर होगा कि कंपनी पावरफुल बन के इंडिया में खुद अकेले रूल करके हम पे ही कहीं अटैक ना कर दे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही कंट्रोल दिखा दिया अपना इस कंपनी पे। ब्रिटिश ने ये कहा कि यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स होंगे इस कंपनी में जिन्होंने जो भी काम किया है उसको हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कंपनी के जो भी लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी कि आप लोगों ने क्या क्या किया, चाहे वो मिलिट्री के हो, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, आपको रिपोर्ट करना तो हमें पड़ेगा।
यानी हमें पता रहे कि आप क्या कर रहे हो। इस तरह से उन्होंने ये चीज़ें जमाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मैं आपको सबसे पहले अब यहाँ कीवर्ड्स बता देता हूँ, आपको कीवर्ड्स के थ्रू याद रखना है। पहला कीवर्ड है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेकंड कीवर्ड इज वारेन हेस्टिंग, थर्ड इज 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फोर्थ इज बॉम्बे एंड मद्रास जो है यहाँ के गवर्नर्स जो है ये सबॉर्डिनेट लाग है। सबॉर्डिनेट ये आप याद रख सकते हो, सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके अंडर आ गए। सुप्रीम कोर्ट अगला कीवर्ड है, उसके अलावा अगला कीवर्ड है नो प्राइवेट ट्रेड, और एक और कीवर्ड आपको याद रखना है तो रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक कीवर्ड आपको मिल जाता है। तो इतने कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ये हम यहाँ कह सकते हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं फर्स्ट एक्ट में जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वैसे वो पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ पे हो। चलिए पहले हाँ यस, हाँ ओके यस दैट्स ग्रेट। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1+3 या कहीं कहीं पे 33+1+33 ऐसा लिखा जाता है। तो एक जो होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, और बाकी अदर जजेस, ठीक है। तो एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस, इसलिए 1+3। क्लियर हो गया? हाँ यस, यानी एक मेन जज और बाकी अदर जजेस हैं। तो ऐसा है ना। तो जो भी चीज़ें आपको डाउट है वो मुझे पूछते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें इसके बाद कौन कौन सा एक्ट पढ़ना है बता दें। अब हमने 1773 से शुरुआत की, 1773 के बाद हमें 1781 का पढ़ना है। 1781 का एक्ट हम पढ़ लेने के बाद हमें 1784 का पढ़ना है, 1784 जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। फिर हमें 1786 का पढ़ना है। 1786 के बाद हमें 1793 के बाद हर 20 साल में 1813, फिर से 20 साल में 1833, फिर से 20 साल में 1853 और फिर 1858, इतने एक्ट जो है ये कंपनी रूल के एक्ट हैं। तो हम अभी एक पढ़ चुके, चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी ये देख लेते हैं 1781 में। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पहले की जो बुक्स थी बहुत पहले की, उसमें ये 1781 का एक्ट नहीं दिया था, बट बाद में ये अपडेट करके 1781 का एक्ट भी यहाँ प्रोवाइड किया, क्योंकि देखा जाता है कि क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत बार आते हैं। बहुत बार आने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये जो एक टॉपिक है इट इज़ कॉमन फॉर बोथ एंशियंट एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इसलिए यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो चलिए उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो हम एक्ट पढ़ेंगे दैट इज 1781 का एक्ट। सबसे पहले अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम ये लोगों ने क्या किया था कि ये जो एक्ट है इसको क्या कहा जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें वैसे तो मैं आपके नोट्स में लिखूंगा, बट जो जो चीज़ें मैं अभी यहाँ पे पेन से यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन पे वो भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा अच्छे से, है ना। वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें भी नोट डाउन करना है, नहीं कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नोट्स वैसे मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आया तो किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, तो 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि 1773 का जो एक्ट था इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसमें कुछ डिफिकल्टीज थी, इन सबको यहाँ पे ठीक किया गया, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है 1781 के एक्ट को। ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। अब इसके फीचर्स आपको एक एक करके बताता हूँ। ये सेटलमेंट था किस एक्ट का, तो 1773 के एक्ट का। अब यहाँ पे क्या किया गया, उन्होंने बोला था कि हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, तो लोग क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तो गवर्नर जनरल के खिलाफ भी केस करना शुरू कर देंगे, काउंसिल के खिलाफ, तो उसकी जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 मेंबर्स हैं उनके खिलाफ केस करेंगे। उसके अलावा हम कहेंगे कि बाकी जो भी लोग हैं उनके खिलाफ वो केस करना शुरू करेंगे। तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका कोई पावर नहीं है गवर्नर जनरल के ऊपर, गवर्नर जनरल एग्जेम्प्टेड है, गवर्नर जनरल का काउंसिल एग्जेम्प्टेड है, सर्वेंट्स और रेवेन्यू मैटर्स जो भी है इस पे सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकता। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की केसेस नहीं चल सकती सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम उनके खिलाफ केस ही नहीं कर सकते, ये समझे। रेवेन्यू मैटर्स को लेके, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और ये सब जो है उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसके लिए था, तो वो इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, जो लोग कैलकाटा में रहते हैं उनके लिए था। किस चीज़ के रिलेटेड, तो जो भी नॉर्मल सी जो चीज़ें चल रही है वो गवर्नर जनरल के लिए नहीं है, काउंसिल के लिए नहीं है, सर्वेंट्स के लिए नहीं है, या फिर हम कहेंगे रेवेन्यू मैटर्स के लिए नहीं है, तो जो लोग कैलकाटा के लोकल लोग रह रहे हैं कैलकाटा में उनके लिए स्पेशली था। जो हिंदू लोग रहा करते थे उन्होंने अगर कुछ किया है क्राइम या कुछ भी, तो उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जो केस है उसको सॉल्व किया जाएगा, और जो मुस्लिम लोग थे उनको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उनकी केस चलाई जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम पे ये सिस्टम इन्होंने बनाया था। और अलग से क्या था कि
अब प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी जो भी प्रोविंसेस है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोविंसेस यानी आज स्टेट्स है, आज हमारे जो स्टेट्स है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जैसे हाई कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट्स के अलावा वहाँ जो कोर्ट्स हुआ करते थे उनको प्रोविंशियल कोर्ट्स कहा जाता था। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स है, जैसे आज आपको हाई कोर्ट से अपील करनी है, आपको हाई कोर्ट के अगर कोई निर्णय पसंद नहीं आए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट से अगर आपको अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, ऐसा नहीं था। अगर आपको इनका फैसला पसंद है और आप अपील करना चाहते हो तो आप गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था वहां पे अपील करेंगे, देन वो आपके निर्णय बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। दैट गवर्नर जनरल विल मीन्स हियर दैट क्या कहते हैं हम the judgment of the case and everything. So the appeal should directly means हम कहेंगे कि प्रोविंशियल कोर्ट में ही जा सकती है ना, तो अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट की ओनली गवर्नर जनरल काउंसिल में, नॉट इन सुप्रीम कोर्ट, ये हमें पता चलता है। सो ये एक और पॉइंट हमें यहाँ पता चलता है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे गवर्नर जनरल जो काउंसिल था उनको ये भी पावर दिया गया था टू फ्रेम द रेगुलेशंस ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक आपको सिंपल चीज बता देता हूँ, जैसे गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल था वैसे ही जो प्रोविंसेस में गवर्नर्स हुआ करते थे उनके पास भी अपना काउंसिल हुआ करता था। तो ये प्रोविंसेस में काउंसिल है, प्रोविंसेस में कोर्ट्स है, इनके लिए रूल्स क्या रहेंगे, दैट विल बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ये सब यहाँ पे रूल्स फ्रेम करेंगे। सो ये है 1 2 3 4 पॉइंट्स जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जिसमें एक ही चीज बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नर जनरल काउंसिल की, बस। और यहाँ पे ज्यादा चीजें उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि सेटल करना था जो भी डिफेक्ट्स थे उसको, तो ये डिफेक्ट सेटल हो गए थे। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर हम आगे फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। ये कोई बहुत बड़ा लॉ है नहीं, बड़ा नहीं है क्योंकि सिर्फ सेटलमेंट है, रीसेटलमेंट है ना, तो सेटलमेंट किया जा रहा है। तो ये हो जाता है आपका दूसरा एक्ट, जिसे कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडमेंट यानी चेंज, अमेंडमेंट यानी चेंज, और किस चीज में चेंज कर रहे हैं, ये चेंजेस इन 1773 रेगुलेशन एक्ट। ओके, सो चलिए, बहुत देर से आपकी आवाज नहीं आई तो अब आप मुझे बताइए, चलो आगे, क्लियर है यहाँ तक सबको? एक बार बहुत अच्छे से बताइएगा। यस यस यस, चलो बहुत अच्छा लगा आप सबकी आवाज सुन के। आप जो लोग पहले से भी है उनको तो पता ही है कि मुझे बीच बीच में आपकी आवाज सुनना बहुत पसंद है। अभी आपकी आवाज सुनी फिर से बहुत अच्छा लगा। सो पॉजिटिविटी के साथ अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ ईयर 1784। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम आ गया पिट, तो भैया ये पिट है कौन? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे उनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट। जब ये लॉ बना ना ब्रिटिश, क्योंकि आपको पता है ये जो लॉ बन रहे हैं ना ये ब्रिटिश अभी तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव तो इंडिया में प्रेजेंट था नहीं, तो जो भी लॉ बन रहे थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही बन रहे थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो हेड थे वो पीएम यानी विलियम पिट, इसीलिए उनके नाम पे एक्ट लाया गया था जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत थे, कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही थी, कंपनी ट्रेड कर रही थी, कंपनी व्यापार जिसे हम कहते हैं वो कर रही थी, और कंपनी कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी पूरा कर रही थी, क्योंकि कंपनी ने लोकल रूलर्स को हराया था और कंपनी रूल भी कर रही थी कुछ कुछ जगह पे। अब ये चीजें होने के कारण कंपनी के जो फंक्शंस है वो दो हुआ करते थे। एक था ट्रेड जिसको कमर्शियल फंक्शन कहा जाता है जो प्राइवेट कंपनीज करती है कमर्शियल, और दूसरा होता है पॉलिटिकल जो आज हमारे कंट्री में हमारी सरकार करती है। तब तो जो जगह कंपनी के अंडर आ गई वहां पे सरकार भी कंपनी और व्यापार करने वाली भी कंपनी। तो पिट्स ने ये कहा कि भाई जब इतना बर्डन है आप पे तो आप दोनों काम अलग अलग तरह से कीजिए ना, आप अपने कमर्शियल फंक्शन अलग से कीजिए, आप अपने पॉलिटिकल फंक्शन अलग से कीजिए। अलग से कैसे करें? तो अलग से करना है तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ हम कहेंगे ऐसी पोस्ट रखना पड़ेगा जो पोस्ट सिर्फ कमर्शियल वाले कमर्शियल की तरफ ध्यान देंगे, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल की तरफ ध्यान देंगे। अब दो चीजों की तरफ अलग अलग ध्यान दिया जा रहा था। इसी सिस्टम को डबल गवर्नमेंट कहा जाता है। पहले ही मैं आपको यह बता दूं कि जो डबल गवर्नमेंट है इसका मतलब दोनों चीजों को अलग करके दो सरकारें बनाना विद इन द कंपनी। एक होता है कमर्शियल के लिए और एक होता है पॉलिटिकल फंक्शन के लिए, इसीलिए इसको डबल गवर्नमेंट कहा गया। कमर्शियल फंक्शंस की तरफ जो ध्यान देंगे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाएगा। जो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के व्यापार या बिजनेस की तरफ या ट्रेड की तरफ ही ध्यान देंगे, क्योंकि रेवेन्यू भी कम, ये प्रॉफिट भी कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट अगर कम हो गया कंपनी का तो कंपनी कहां से जमाएगी, कहां से रूल करेगी? तो ये सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल फंक्शन एंड फॉर पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ
कंट्रोल। तो ये कंट्रोल वाले कमर्शियल जो पॉलिटिकल फंक्शंस यानी कौन कौन से, तो सिविल यानी लोगों के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो, मिलिट्री यानी हम कहेंगे कि ये वॉर और ये सब कर रहे थे इसीलिए, और तीसरा इनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन। ये तीनों चीजें लोगों के लिए जो भी आप कर रहे हो वो, दूसरा है मिलिट्री वाला और तीसरा है रेवेन्यू वाला, ये तीनों चीजों की तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ध्यान देगा और इसी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं आपको यहां पे बता दूं कि एक मेन चीज याद रखेगा कि डबल गवर्नमेंट, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि कौन से एक्ट से ब्रिटिश ने डबल गवर्नमेंट लाया था, तो याद रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये है डबल गवर्नमेंट। तो एक बार बता जाए डबल गवर्नमेंट का मीनिंग सबको क्लियर है? यहां पे डबल गवर्नमेंट, यस 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 यस, है ना। सो ये होता है डबल गवर्नमेंट। तो ऐसे ही हमें सब चीजों को एक एक करके डिकोड करते ही जाना है। पॉलिटिक्स ऑल अबाउट डिकोडिंग, एक एक चीज को पकड़ना है, बात करना है, पकड़ना है, बात करना है। यहां पे मैंने क्या किया, दो चीजों को पकड़ा, एक कमर्शियल को पकड़ा, पॉलिटिकल पकड़ा, दोनों पे बात की, दो चीजें बन गई, दो यानी डबल, और इसीलिए इस गवर्नमेंट को कहा गया डबल गवर्नमेंट। हर चीज के पीछे मीनिंग है और मीनिंग के पीछे ही सब कुछ। तो ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में एक चीज है जो बेहतरीन आपको याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो रीजंस के कारण। ये चीजें तो आपके नोट्स में वैसे लिखी रहेगी, बट किसी को अगर यहाँ से अपने नोट में नोट डाउन भी करना है तो वो कर सकते हैं। पहली चीज ये थी, द टू रीजंस के कारण इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। पहला कि कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में वो पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कहे गए, यानी जो जो जगह पे कंपनी रूल कर रही थी पहले बार इस एक्ट में कंपनी के अंडर जो टेरिटरीज आ रही थी उस टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। ब्रिटिश पोजीशन यानी ब्रिटिश की खुद की कंपनी वो जगह है ना। ब्रिटिश अब ये मान चुके थे कि ये चीजों पे हमारा ही राइट है, हमारे ही पावर्स है, वो हमारे पोजीशन है। पहली चीज ब्रिटिश पोजीशन, ये वर्ड पहली बार यहाँ पे यूज किया गया था। और दूसरा रीजन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होता है सुप्रीम कंट्रोल इनका आ चुका था एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी, कंपनी के अफेयर या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। आप देख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटरफियर किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के, जो कि बाकी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये ध्यान रख सके। यानी यहाँ पे जो ब्रिटिश कर रहे हैं ना, ये सुप्रीम कंट्रोल ला रहे हैं कंपनी के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना सुप्रीम कंट्रोल ला लिया था इस कंपनी के ऊपर बाय पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसी दो चीजें यहाँ पे हो रही थी। थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग that East India Company which was a private company and वो कंट्रोल हो रही थी ब्रिटिश के द्वारा। ऐसा इस एक्ट ने करके दिखाया। अब ये एक्ट था जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये हमने यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ 81 को पढ़ चुके जो कि सेटलमेंट है, 84 है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब 86 पे जाएंगे। सो चलिए 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 की तरफ बढ़ते वक्त मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये 86 वाला एक्ट जो है इसमें एक ही व्यक्ति के लिए वो एक्ट है, ऐसा समझ जाइएगा और वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 का जो टाइम था उसमें इन ईयर 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट, है ना। अब उनकी इच्छा थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाए, ऐसी इच्छा रख रहे थे ब्रिटिश क्राउन। सो उन्होंने कहा कॉर्नवालिस ने कि मैं बनूंगा बट मेरी दो डिमांड्स है। वो दो डिमांड्स पूरी की गई, एक उसके लिए स्पेशल एक्ट लाया गया ताकि कॉर्नवालिस की डिमांड पूरी कर सके। कॉर्नवालिस ने सबसे पहले कहा था कि जो मेरा काउंसिल आपने दिया है, जो मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप देते हो, तो वो जो भी डिसीजन ले रहा है उसके डिसीजन को मैं ओवरराइड कर सकता हूं इन स्पेशल केसेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एवरी टाइम, बट इन स्पेशल केसेस आई नीड द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल, है ना। यानी जो भी काउंसिल है वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही होगा। आप 4 लोग जो बोल रहे हो वो नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। जस्ट लाइक दैट मीन्स ये दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक पावर कि वो ओवरराइड कर सकते हैं, यानी वो अकेले अपने डिसीजन खुद ले सकते थे काउंसिल को बिना पूछे भी इन स्पेशल केसेस। दिस इज द फर्स्ट डिमांड जो ब्रिटिश ने पूरी की थी। सेकेंड डिमांड इज कमांडर इन चीफ। उन्होंने ये कहा था कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दिया जाए, वो, है ना। कमांडर इन चीफ क्या होता है, तो कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री आर्म फोर्सेस, उसके हेड होते हैं, इनको कहा जाता है कमांडर इन चीफ, जो कमांड करते हैं, जो आदेश देते हैं, और वैसे ही आर्मी काम करती है। सो ये हम कहेंगे एक चीज जो यहाँ पे हमें फिर से देखने मिला कि कमांडर इन चीफ भी बना दिया। देखो कॉर्नवालिस का कितना सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल
पर्सनालिटी, बहुत पावरफुल एक व्यक्ति थे, इसीलिए ब्रिटिश को सुनना पड़ा। और ब्रिटिश को सुनना तो सुनना पड़ा ही, और दो डिमांड के लिए अलग से एक एक्ट पास करना पड़ा जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ 1786, जस्ट फॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 आया, कॉर्नवालिस का नाम आना ही चाहिए, कॉर्नवालिस का नाम आपको याद आना ही चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। ये हो गया 1786, जो कि बहुत छोटा एक एक्ट था, दो ही डिमांड्स के ऊपर चला है। उसके बाद 1793 का एक्ट देखते हैं। 1793 का, हाँ ओके, फर्स्ट डिमांड जो थी उसमें ये बता देता हूं कि पावर, यानी देखिए जैसे मैंने बताया कि गवर्नर जनरल के पास अपना एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहा करता था, जो 4 लोग हुआ करते थे, 4, और ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड जिसको हम कहेंगे कॉर्नवालिस यानी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का ये जो 4 लोगों का है, इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते थे ये सब मिलके लेते थे, सब मिलके ले रहे, तो इन 4 में से जो ज्यादा लोग कहेंगे वही पूरा होगा। बट यहां पे ये 4 जो बोल रहे हैं, इनका डिसीजन नहीं सुनते हुए ये भी खुद से क्या कर सकता है, ये भी पावर इसको दिया गया था कि आप इनके लिए हुए डिसीजन को ओवरराइड करके खुद का डिसीजन लगा सकते हो। क्लियर है ना? यस, थैंक यू। सो दिस इज लाइक दैट। सो एक्ट ऑफ 1786 इज लाइक दैट। ये हुआ। उसके बाद हम 1793 के बाद तरफ जाते हैं। 1793 जो है, इसमें अब कुछ चीजें आने लगी। 1793 में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ एक पावर है ना, ये जो पावर है जो अभी यहाँ पे पूछी, ये पावर को कहा जाता है पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये जो काउंसिल थी, अब ये डिसीजन लेना था, क्योंकि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करके कॉर्नवालिस का टाइम खत्म हो चुका था। अब खत्म हुआ था 1793 में। अब ये डिसीजन लेना था कि भाई आगे आने वाले जो गवर्नर जनरल्स हैं, यानी जो फ्यूचर गवर्नर जनरल्स होंगे बंगाल के, उनके लिए भी ये अप्लीकेबल रखना है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि ओवरराइडिंग पावर जो थी ऑल गवर्नर जनरल्स की और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के को ओवरराइड करने की, ये यहां पे एक्सटेंड कर दी गई, एक्सटेंडेड, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये सभी गवर्नर जनरल्स को दी गई। ये पहली चीज यहां पे हमें पता चलती है। जो कॉर्नवालिस के लिए बनाई थी वो सभी को कंटिन्यू कराई गई। दूसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल जो होता है, ये आपको बता दूं कि यहाँ पे दूसरी बात आपको ये, हाँ, तो गवर्नर जनरल जो, इनके पास तो पावर आ चुकी थी कि अब ये कर सकते थे ये चीजें। दूसरी बात ये है कि ट्रेड मोनोपोली। अब ये पूछा गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये आप अकेली कंपनी को ये पावर देते हैं कि वो अपने ही अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकती है इंडिया में, क्या बाकी कंपनीज को ब्रिटेन के ये पावर नहीं मिलेगा? तो ब्रिटिश ने कहा कि अगले आने वाले 20 इयर्स तक तो ये पक्का है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ही ट्रेड पे मोनोपोली चलेगी। हम बाकी कंपनीज को ये अधिकार नहीं दे सकते, बाकी हमारे कंट्री के प्राइवेट कंपनीज को ये पावर या ये हम अधिकार नहीं दे सकते, राइट नहीं दे सकते कि वो इंडिया में अपनी मोनोपोली चलाए, व्यापार चलाए। तो ये पावर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तक है, और ये 20 साल तक, 20 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी अभी से लेके 20 साल में 1813 आता है, तब तक तो पक्का था। उसके बाद ब्रिटिश ने कहा हम आगे बताएंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आगे बताएंगे आगे क्या है, बट अभी तो ट्रेड मोनोपोली जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी। दूसरी बात यह है कि अब देखिए, पिछले एक्ट में आपने देखा कि कमांडर इन चीफ जो है वो खुद कॉर्नवालिस को बना दिया गया था, बट अभी ये चीज में थोड़ा सा चेंज किया था। कॉर्नवालिस जो है ये खुद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर ही कह सकते हैं, मेंबर के हेड, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के खुद ही वो एक व्यक्ति है। यहां कहा गया था कि कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का, जब तक उनको उसके लिए अपॉइंट ना किया जाए। पहले हमने ये कह दिया था कि कॉर्नवालिस ही बनेंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर अपॉइंट हमने किया तो वो रह सकता है, नहीं किया तो हम किसी और व्यक्ति को भी कमांडर इन चीफ आर्म फोर्स का बना सकते हैं। ये सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए था, कॉर्नवालिस के बाद इसे कंटिन्यू नहीं किया गया था, बट इसको कंटिन्यू किया गया था। उसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है और स्टाफ जो था, अभी ये यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये यहाँ पे काम कर रहा था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैलरीज कहाँ से मिलेगी? सो ये जो सैलरीज है वो इंडिया में जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है कंपनी, उसी में से कंपनी इनको सैलरी देगी और स्टाफ को भी इसी में से पे आउट करेगी कंपनी। ये भी चार्टर एक्ट ने यहाँ पे कहा था 1793 के, है ना। तो ये 1 2 3 4 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। उसके हाँ ये ना, यहाँ पे कैसा है कि देखिए, अब पहले कैसा था कॉर्नवालिस के टाइम पे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसी का कोई व्यक्ति जो है उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया था। यानी हम कहेंगे कि कॉर्नवालिस जो है वो खुद ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही व्यक्ति थे।
उन्हीं को, यानी हम कहेंगे उसी के मेंबर में से ही कोई एक थे, मेंबर हो या हेड हो, बट बिलोंग्स टू दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओनली। बट यहाँ ये कहा गया था कि अभी ये हमने डायरेक्टली बोला था 17 है ना, यहाँ पे अगर हम देखते तो 1786 में देखिए यहाँ डायरेक्टली बोला गया था कमांडर इन चीफ आप ही बनेंगे। यहाँ पे ये कहा गया 1786 में हमने जो कमांडर इन चीफ वाली बात की थी वो जरूरी नहीं है कि यही से आएगा। पहले 86 में हमने बोला था कि जरूरी वही से आएगा, वही होगा, बट यहां जरूरी नहीं है यहां से आएगा, बट अगर लाना रहा तो हम ला भी सकते हैं, बट नॉट कंपल्सरीली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस, है ना। तो ये है, और यहां पे अगर देखा गया तो इंडियन रेवेन्यू से पे आउट भी कर रहे थे अभी। सो ये एक एक्ट हो गया जिसको 1793 का एक्ट कहा जाता है। तो यहां पे हम आते हैं 1793 का एक एक्ट कंपनी रूल में। अगला एक्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज 1813 का एक्ट। 1813 का जो एक्ट है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एक्ट पता चलता है। उस एक्ट की बात करें तो यहां से शुरू हो जाते हैं चार्टर एक्ट। अब दिस वन इसे कहते हैं चार्टर्ड एक्ट एंड अगेन अ चार्टर्ड एक्ट। 3 चार्टर्ड एक्ट आए थे। तो चलिए पहले चार्टर्ड एक्ट को पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है 1813 का एक चार्टर्ड एक्ट। सबसे पहले, अब मैंने क्या कहा था पिछले, हाँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले ये आप फीचर जब जान लेंगे तो अच्छे से इसे फिर और भी पहचान पाएंगे इसे चार्टर्ड एक्ट क्यों कहा जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो भी ट्रेड मोनोपोली था उसे कहा जाता है कि ये 20 साल तक बढ़ा दी जाएगी, है ना। अब आगे इसका क्या होगा, अब 20 साल तो कंप्लीट होने वाले थे, अब ये 20 साल जब कंप्लीट हो गए तो कंपनी का क्या होगा ये यहाँ पे हमें देखना था। ब्रिटिश अब क्या करने वाले हैं कंपनी के साथ, क्योंकि अब 20 साल बाद ये एक एक्ट आया था, है ना। सो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि चार्टर एक्ट में यहाँ कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश कर दी गई थी। अब मेनली आप देख रहे हैं कि कंपनी की एक मोनोपोली जो है उसे एबॉलिश कर दिया गया है, और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को कहा कि आप ट्रेड तो कर सकते, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन का ये पहला ऑप्शन। 1813 के एक्ट से कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, बट कंपनी की मोनोपोली 2 ही चीजों में कंटिन्यू की गई थी। एक था चाय के साथ व्यापार, मैं चाय और चाइना ऐसा याद रखने के लिए आपको कहूंगा, चाय और चाइना, यानी चाय चाइना ऐसा आप याद रख सकते हैं, टी एंड चाइना, है ना। तो कंपनीज मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उसकी यहाँ पे कंटिन्यू की थी इन टी एंड विथ चाइना, यानी चाइना के साथ व्यापार, चाइना के साथ ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है और टी का ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, यानी ये 2 चीजों पे आज भी इनकी ट्रेड मोनोपोली बनी हुई थी। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जैसे कि सेकेंड हम ये देखते हैं कि अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया। अब यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आ रही थी। अब क्रिश्चियन मिशनरीज अगर हम कहेंगे कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियन एजुकेशन तो आया ही था, बट क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की बात यहाँ पे कही गई थी, टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्प्रेड होगी, इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज को लीगली इंडिया में अलाउ किया जाएगा कि वो इंडिया में आएगी, ये यहाँ पे कंपनी ने माना, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना था। अगली बात यह है कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड किया जाएगा। अब इंडिया में आएगा वेस्टर्न एजुकेशन को, ब्रिटिश का वेस्टर्न एजुकेशन का क्या फायदा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वेस्टर्न एजुकेशन का ये फायदा मिल रहा था, अगर हमारे इंडिया के लोग वेस्टर्न एजुकेशन लेते हैं तो वो ब्रिटिश के साथ कंपनी में काम कर सकते हैं या ब्रिटिश के साथ ही काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वेस्टर्न चीजें तो पता होनी चाहिए, यानी ये हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, क्योंकि हमारे लोग इजीली अवेलेबल हो जाते थे, उनको लोकल चीज़ों का नॉलेज भी था और कम पैसे में भी रेडी हो जाते थे। इन चीज़ों के कारण ब्रिटिश चाह रही थी कि यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हो, और वेस्टर्न एजुकेशन भी एक हेल्प कर सकती है आपकी टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही थी। एंड ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज द टैक्सेस। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट, यानी आप देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट है जिसको हम गवर्नर जनरल की कह सकते हैं, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। एक गवर्नमेंट जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर आज की स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। इनके अलावा एक और जो होती है जो नीचे के लेवल पे काम करेगी, जैसे आज लोकल बॉडीज होती है, म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं या विलेज कहते हैं, वहाँ के लिए लोकल गवर्नमेंट्स होती है, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल एरियाज के। तो लोकल गवर्नमेंट को बोला कि आप भी डेवलपमेंट कीजिए, आपको भी हम पावर देते कि आप भी टैक्सेस इंपोज कीजिए, खुद के पैसे खुद लीजिए टैक्सेस से और खुद का डेवलपमेंट करना शुरू कीजिए, है ना। ये चीज थी। बट लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहा था कि आपको हमने सिर्फ बोला कि आप टैक्स लगा सकते हो, अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है तो आप उसे पनिश नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसा उन्होंने कहा था कि आप पनिशमेंट हम देंगे, पनिशमेंट आप नहीं देंगे। एंड यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी शुरू हो जाती है। अब ब्रिटिश क्राउन जो बोलेगा वही होने वाला था,
ब्रिटिश क्राउन बता रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जा रहा है व्यापार करके, अब वो ट्रेड नहीं करेगी, दो ही चीजों में ट्रेड करेगी, यानी उनकी इच्छा से ही चीजें चल रही थी। तो सोवर्निटी जो है वो ब्रिटिश क्राउन की बन रही थी। सोवर्निटी का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर या विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपने डिसीजन खुद लेना। अब आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश यहाँ पे किसी को पूछ नहीं रहे हैं क्राउन कि हम क्या करें, खुद ही लॉ लाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताइएगा ये 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट क्लियर हुए क्या? तो मैं फिर आप हाँ यस हाँ किसी को कुछ लोकल गवर्नमेंट कैसा है कि एक चीज याद रखिए। अब देखिए, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, करेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है और वो हमारा डेवलपमेंट करती है। बट कुछ गवर्नमेंट 3 टियर सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपालिटी और विलेज पंचायत। तो इन लोगों को पहली बार ये कहा था कि आप अपना डेवलपमेंट खुद कीजिए, इसीलिए आपको हम ये पावर दे रहे हैं कि आप टैक्सेस इंपोज करो लोगों पे। अब आप टैक्सेस इंपोज करोगे तो आपकी अर्निंग होगी, अर्निंग यानी आपकी कोई इनकम आएगी, इनकम जब आपके पास आएगी तो आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी लोकल लेवल पे भी इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता था इसके चलते। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, स्टेट इनको पैसे देगा और उस पैसे से डेवलपमेंट करेंगे। अब ऐसा कुछ था ही नहीं, आप खुद टैक्सेस लगाओ, खुद के डेवलपमेंट खुद करो। क्लियर? यस हाँ, इंडियन लोकल गवर्नमेंट पे इंडियन, ठीक है। यस यस थैंक यू। अब एक सवाल ये कि इनको चार्टर एक्ट क्यों कहा गया, अब ये सवाल का जवाब अब आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले यहाँ क्या कहा था, अब मैं ये कहूंगा, यहाँ पे गलती से चार्टर एक्ट लिखा है, हाँ ये भी एक चार्टर एक्ट है, सॉरी, और ये भी एक चार्टर एक्ट। अब इन एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इनको चार्टर एक्ट कहने का पीछे का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे कंपनी का चार्टर खत्म कर दिया जा रहा था। देखिए 1793 में चार्टर खत्म हो गया था, कंपनी का एक चार्टर था, कंपनी के पास खुद का एक चार्टर हुआ करता था जिसमें कंपनी के पास राइट्स थे टू ट्रेड इन इंडिया। बट यहाँ पे चार्टर खत्म हुआ, रिन्यू किया 20 साल के लिए, फिर से 20 साल बाद चार्टर खत्म हुआ, रिन्यू किया, फिर से आने वाले कुछ टाइम के लिए, इसीलिए इसको चार्टर एक्ट कहा जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू चार्टर ऑफ द कंपनी। पहले आज कंपनी के पास चार्टर था पहले कि देखिए वही उसकी मोनोपोली चलेगी, बट यहाँ पे खत्म कर दिया गया था, 20 साल यहाँ खत्म हो गया था। क्लियर हुआ ये? हाँ यस, टाइप ऑफ एग्रीमेंट विद ब्रिटिश क्राउन कि आपके ही मोनोपोली चलेगी, दैट इज नोन एज चार्टर। और चार्टर हर बार रिन्यू किया जा रहा है, इसलिए इसको चार्टर एक्ट कहा जा रहा है। क्लियर हुआ ये? क्लियर? यस हाँ, इंडिया में हमारे लोकल रूलर्स ने, जैसे आप देखोगे सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में आए थे परमिशन लेने, जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहांगीर ने परमिशन दी थी कि आप हमारे यहाँ व्यापार कीजिए। बाद में तो किसी को इंडिया में पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, क्योंकि डायरेक्टली वॉर लड़ रहे थे, हरा रहे थे रूलर्स को और वहां रूल कर रहे थे। तो इंडिया में किसको पूछेंगे, वो किसी को नहीं, क्योंकि ब्रिटिश ने मेन चीज तो ये कर ली थी कि कुछ एरियाज अपने अंडर ले लेते। जैसे आप देखोगे मैसूर को हरा दिया, मैसूर इनके अंडर आ जाएगा, वहां पे आगे जाएंगे मराठा एम्पायर को हरा देंगे, मराठा इनके अंडर आ जाएगा, बंगाल को हरा देंगे, बक्सर में लड़ाई लड़ लेंगे। तो इंडिया में किसी को पूछने की वैसी भी जरूरत उनको नहीं पड़ रही थी। और जो लोकल रूलर्स हैं उनको पूछेंगे भी तो उनके साथ ट्रीटी साइन करेंगे, डायरेक्ट वॉर में हरा है ट्रीटी साइन करेंगे, बोलेंगे हमारे लिए ये सब चीजें दे दो, उसको तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हार गया है वो। क्लियर? बट इनको परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी, स्पेशली ब्रिटेन से, क्योंकि ये ब्रिटेन की कंपनी है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन ये सब थी, इंडिया में किसी को पूछने की जरूरत नहीं। क्लियर? यस ओके। सो चलिए ये हो गया 1813 का। अब अगले आने वाले 20 साल में फिर से 20 साल बाद एक एक्ट आने वाला, 20 साल के लिए चार्टर जो है ये ला रहे हो क्योंकि कंपनी को रिन्यू करके दे रहे हैं, एग्रीमेंट या चार्टर आप जिसे कह रहे हैं, फिर से रिन्यू करेंगे 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल का वादा किया, 20 साल में, 20 साल में, अब 20 साल बाद फिर से 1833 में। अब क्या कहने वाली थी, पहले क्या किया देखो, पहले बोला कि 20 साल तक बढ़ाएंगे, बाद में बोला अब खत्म, अब सिर्फ टी एंड चाइना। 33 में बहुत बड़ा झटका दिया, ये तो इतना बड़ा शॉक था कि कंपनी को बोला कि अब टी भी नहीं, चाइना भी नहीं और ट्रेड भी नहीं, अब आप सिर्फ संभालोगे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो और नीचे ला लिया, एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। अब कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी जो सिर्फ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। आपने एरिया जीते हैं, एरिया पे आप रूल कर रहे हो, भाई रूल कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते बैठो, अब क्या कभी आपको ट्रेड करना है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीजें हुई। अब ये होने के साथ तो ये जो पहला पॉइंट है ये है, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज कम करते जा रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया।
क्योंकि अब उनका काम, अब इनके अंडर इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज आ चुकी थी। अब बंगाल कहना ठीक नहीं था, पूरा इंडिया कहेंगे। इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो बने विलियम बेंटिक। सो विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कम ऑन फास्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी गुड, आप लोगों की आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। पूरे ध्यान से पढ़ना और एक एक चीज को याद रखने की कोशिश करना है। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर थे ना, वो पूरे इनको मिल गए थे। लोगों पे हो या मिलिट्री के पावर हो, पूरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। उसके अलावा जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास है, उनको लेजिस्लेटिव पावर उनकी छीन ली गई। उनको कहा कि भाई आप अब अपने खुद के लॉ नहीं बना सकते, आपके लिए जो लॉ बनाएगा वो होगा। क्योंकि कैसा है कि प्रोविंसेस जो होते हैं वो भी अपने लिए कुछ लॉ बना सकते हैं भाई, वो भी अपने लिए कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। अब उन्होंने बोला नहीं, अब आपके लॉज और पॉलिसी बनाने का काम सेंटर करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। लेजिस्लेटिव पावर आपके पास अब नहीं है, जो ये बना के देगा उसको आप सिर्फ अब एग्जीक्यूट करोगे। जस्ट लाइक दिस इनकी पावर खत्म कर दी गई, कम कर दी गई। और कंपनी की पावर तो बहुत ही खत्म कर दी गई। कंपनी आज कुछ व्यापार ही नहीं कर सकती थी, ये चीजें आपको यहाँ पता चल गई है। और अब कंपनी में करप्शन भी काफी हद तक बढ़ चुका था। कंपनी में अच्छी अर्निंग थी, कंपनी का बहुत बड़ा एरिया था, कंपनी में करप्शन अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश की कि भाई ये जो करप्शन, इसे खत्म करने के लिए कोई एग्जाम रखी जाए। जैसे आप देख रहे हैं आज सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, जिसके थ्रू आप बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाने वाले। सो बड़ी बड़ी जो पोस्ट है उनके लिए बड़ी बड़ी एग्जाम्स ली जाती है ताकि करप्शन कम हो। यहाँ पे अटेम्प्ट, अच्छे से याद रखना, अटेम्प्टेड आया नहीं था, उन्होंने सिर्फ कोशिश की थी कि ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाई जाए फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सो इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। और आया कब आया, ये याद रखेंगे, ये 1853 में कोशिश की गई, 33 में, बट सक्सेसफुल नहीं हुई कोशिश, और पूरा किया गया 1853 में, जो कि सक्सेसफुल कोशिश थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पॉइंट क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर, चलिए आगे। यस, और बाकी हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वहीं पे जहां पे अब पहले से बैठ रहे, बंगाल में। अभी जब तक दिल्ली दरबार नहीं आएगा, जब अभी, क्योंकि उनका कलकत्ता ही कैपिटल था, तो वहीं पे वो बैठते थे। बाद में जब दिल्ली में शिफ्ट किया तब दिल्ली में वो गए 1911 के बाद। ठीक है अभी भी बंगाल में ही, बस पोस्ट का नाम बढ़ गया है। क्लियर? यस, हाँ। नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ अटेम्प्ट किया था, है ना, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे तो नहीं आया। बट 53 के बाद सबके लिए उन्होंने दिया था। बट कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड ऐसी दो सर्विसेज थी। तो इसके लिए आज आपको मैं कुछ टास्क देने वाला, आपको वो पूरे करने हैं, है ना। तो वो टास्क के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस पर मैं और भी आपके साथ कल डिस्कशन करूंगा अबाउट सिविल सर्विसेज। सो आप लोगों को मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आज जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके एक वहाँ पे वीडियो है जिसका नाम है, आई थिंक, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ऐसा कुछ तो भी एक नाम होगा टॉपिक का। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ऐसा मैंने एक टॉपिक बनाया। तो वो वीडियो आज आपको देखना है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, बहुत काम का रहेगा आज आपके लिए। ठीक है, तो ये टास्क आपको पूरा करना है आपका, और वो टास्क के बाद मैं आपको फिर इसके ऊपर और भी जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल तो ये याद रखना है। अब कल आप, आज जब देखोगे या कल जब आप देखोगे वो सिविल सर्विसेज का पूरा इवोल्यूशन, सो आपको वो एक एक करके सब चीजें पता चलती जाएगी। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 पॉइंट यहाँ पे थे। तो 1833 एक और चार्टर एक्ट जो कि 20 साल बाद आया। अब 20 साल बाद एक और एक्ट आने वाला था, और शायद कंपनी ये नहीं जानती थी कि कंपनी के लिए ये आखिरी एक्ट है। कंपनी का आखिरी एक्ट आने जो वाला था वो आता है 1853 के चार्टर एक्ट के रूप में। एक नया रूप लिया गया था जिसको कहा जाता है कंपनी का अगला चार्टर एक्ट 1853 का। 1853 में यहाँ ये कहा गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल काउंसिल को, उसको अलग कर दो। देखो, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास उन्होंने लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी दे के रखे थे अब, यानी ये लॉ भी बना सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर उठा के इनके पास दे दिए गए थे। इन्होंने बोला यार ये बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, आप लेजिस्लेटिव फंक्शन भी संभाल रहे, आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी संभाल रहे, कितने काम करोगे, तो सेपरेट कर देते हैं, है ना, अलग अलग कर देते हैं। सो आप दोनों चीजें अलग अलग लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे परफॉर्म करोगे। यानी हम कहेंगे कि इट प्रोवाइडेड 6 न्यू मेंबर्स जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया था। अब तक इनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग की गई जिसमें 6 नए मेंबर्स आए थे जो अब लॉ बनाने का काम करेंगे, और इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेट।
सो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसी दो काउंसिल बनाई जाती है, और इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये होती है, यहां से शुरू होती है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना। अब यही आज आपका जो पार्लियामेंट है ना, वही ये है, ये आप समझ जाइए। तो ये मिनी पार्लियामेंट था, मिनी पार्लियामेंट। अब इनके पास ये पावर आ चुकी थी कि ये खुद लॉ बना सकते थे। ये एक मिनी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपको पता है लॉ बनते हैं, ये सब यहाँ पे चल सकता था। और ये हमने देखा कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल आया था। तो ये 53 का एक्ट है, जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सिर्फ लॉ बनाएगा गवर्नर जनरल के साथ मिलके, और ये दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इसके एग्जीक्यूट करेगा गवर्नर जनरल के साथ मिलके। तो ये दो काउंसिल सेपरेट किए गए फर्स्ट टाइम बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब तक यहां सोचा गया था कि ऐसी कोई एग्जाम लाई जाए, और सच में यहां पे एग्जाम लाई गई। इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन, और कमिटी जो रिकमेंड कर रही थी ओपन कंपटीशन के लिए, उसे कहा जाता है मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी बिठाई गई, वो अब बताएगी कि एग्जाम्स किस तरह से होगी। तो ये सब आपको आज पढ़ने मिलेगा। आपको आज इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो मैंने यहाँ पे बताया मॉडर्न इंडिया के प्लेलिस्ट में है मेरे, वो आपको सिर्फ देखना है और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बनाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि यहाँ सबसे पहले इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी जो 6 मेंबर्स यहाँ रखे गए थे, 6 में से 4 मेंबर जो होंगे वो लोकल या फिर हम कहेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यहाँ पे लाएगी। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो भी हमारे इंडियन लोग ही उसे संभालते थे। ये आपको याद बता दें, सिर्फ इतना बता देता हूँ, गवर्नर जनरल वाला जो है सेंट्रल वाला वो ब्रिटिश संभालता था, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये था ही। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इसमें यानी जो अपॉइंट करेंगे लोग, जैसे कि मद्रास की गवर्नमेंट, बॉम्बे की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट या आगरा की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट 4 लोग भेजेंगे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने एरियाज में से, क्योंकि इनके लिए भी लॉ बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, मद्रास को, बॉम्बे को, बंगाल को और आगरा को। ये यहाँ से 4 लोग आएंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस किए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, या फिर हम यहाँ पे कंपनी का रूल खत्म करते हैं। क्लियर? हाँ, यस यस, इंडियंस है ना। ऐसे स्टेट्स में हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले यानी विलियम बेंटिक, यानी ये बोल रहे क्या जो यहाँ पे? हाँ हाँ, वही से, जैसा आज दिल्ली से एक चलती है गवर्नमेंट और एक आपके स्टेट से चलती है, वैसे तब कोलकाता से और अलग अलग प्रोविंसेस से चलती थी। सेम सिस्टम है, सिर्फ दिल्ली। हाँ हाँ, ऐसा ही समझ जाए, जो फोर्ट विलियम है वहीं से कोलकाता में, है ना। हाँ, यस यस, तो ये है ना। तो ये हो गया 1853 का है। सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो एक बार यहाँ पे आता हूँ पीछे और एक बार देख लेते हैं। आपने 1773 पढ़ा, 81 पढ़ा, 84 पढ़ा, 86 पढ़ा, 93 पढ़ा, 13 पढ़ा, 33 और 53, इतनी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं। और आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें एक स्पेशलिटी इसकी ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको समझाऊँगा, तब आप समझोगे। बट आपको इसको आज ही जो मैं नोट्स सेंड करूंगा उसको आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है और उस पर आपको अच्छे से चीज़ें याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि ये याद रखने वाला टॉपिक है। थोड़ा फैक्चुअल, मैंने पहले ही स्टार्ट करने के पहले बताया, कंसेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है। तो मैंने कंसेप्ट आपके कुछ क्लियर करके दिए हैं, जैसे कि आपके कुछ कंसेप्ट आए डबल गवर्नमेंट के, या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, कमर्शियल बॉडी क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं।